चलिए बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग खत्म करेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये कब पढ़ा है? जब एब्सेंट हो जाओगे तो कैसे पता चलेगा। कल ब्रीथिंग बता रहे थे आपको। ब्रीथिंग मैंने आप बताया था कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं? एरोबिक। क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। एरोबिक जो कि अपने रेस्पिरेशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? जो अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। बेटा बात न करिए। अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोबिक कहते हैं। और जो अपने रेस्पिरेशन में किसका इस्तेमाल करें नहीं करते हैं ऑक्सीजन का, उनको क्या बोलते हैं? एनारोबिक कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि एरोबिक वो एनिमल होते हैं जिनको एनर्जी की नीड थोड़ी ज्यादा होती है। जिनको एनर्जी की नीड क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी की नीड ज्यादा होने के कारण ही वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के कारण ही यहाँ पे जो आपके सेल में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी और इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को किस में ब्रेक कर देगी? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी। कितने एटीपी में? 36 एटीपी का फायदा हमको कराएगी। 36 एटीपी का फायदा हमको करा देगी। बात समझ में आया? देखो, एक होता है टोटल बनाना और एक होता है बेनिफिट कराना। टोटल बनाने का मतलब ये होता है कि उसने टोटल कितना बनाया। बात समझ में आया? और बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जैसे तुम जब खाना बनाते हो तो खाना बनाते वक्त थोड़ा एनर्जी यूज भी तो करते हो ना खाना बनाने में। तो जैसे एग्जांपल तौर पे अगर तुमको मैगी बनाना है तो पहले तुमको मैगी बनाने के लिए मैगी बनाना पड़ेगा, फिर तुम उसको खाओगे। तो जितना तुमने एनर्जी लिया और जितना बनाने में खर्च हुआ उससे माइनस करोगे तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से जब एटीपी बनता है तो एटीपी बनने में भी कुछ एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो टोटल बेनिफिट आपको 36 एटीपी का देखने को मिलता है। और ये किताब वेरी करता है, बहुत वो नहीं होता है। चलो देखो ध्यान दो। अगला जो है एनारोबिक। क्या है? एनारोबिक। एनारोबिक में मैंने क्या बताया हुआ था? एनारोबिक में मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके अंदर ऐसे एनिमल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो छोटे होते हैं साइज में, जिनको इतनी ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है। इसके अंदर जो है जैसे जब ग्लूकोज टूटता है, जब क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकल रही है, ध्यान सुनने में बात करना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बाहर अगर निकल रहा है तो उसमें हमको हमेशा 36 एटीपी का क्या होगा? फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। तो हमने ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज लिया और उससे हमको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ये हमारे अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हमारे अंदर। तो एरोबिक वाले में क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एनारोबिक वाले में एथेनॉल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? एथेनॉल बाहर निकलेगा। और इसमें हमारा केवल 2 एटीपी का फायदा होगा। किसका फायदा होगा? 2 एटीपी का फायदा होगा। कैसे क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आराम से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक में 2 एटीपी का फायदा इसलिए होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है और अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म नहीं कर। बेटा इधर ध्यान दो। अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो केवल और केवल वही एनर्जी हमको मिलेगी जो हमारे साइटोप्लाज्म में बनी, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आया? जैसे हमें 2 एटीपी का फायदा होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और बाकी एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म नहीं किया तो हमें केवल कितने एटीपी का फायदा होगा? 2 एटीपी का ही फायदा होगा। साइटोप्लाज्म में टोटल बनती 6 हैं, जिसमें से 4 यूज हो जाती हैं और फायदा कितने का होता है? 2 का होता है। तो 2 एटीपी का ही फायदा हमको देखने को किसमें मिलता है? एनएरोबिक में मिलता है। किसमें मिलता है? एनएरोबिक में मिलता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटीपी का फायदा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 36 एटीपी का फायदा। तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? तीसरी कंडीशन बताई थी लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बताया था? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी फंक्शन को बहुत तेजी से परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? बहुत तेजी से परफॉर्म करेंगे तो एनर्जी का ड्रेनेज थोड़ा ज्यादा होगा। एनर्जी थोड़ी जल्दी खर्च होगी लेकिन रिकवरी थोड़ी देर में होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन तो नॉर्मल रेट से ही चलेगा ना, ज्यादा कितना भगा सकते हो। तो इसीलिए अगर आप नॉर्मल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो
तब फिर आपकी हार्ट बीट अगर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मतलब आपकी बॉडी अगर स्थिर है तो नॉर्मली एनर्जी आ रही है, आप उसको यूज कर रहे हो, एनर्जी आ रही है आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप थकोगे नहीं। लेकिन अगर आप वही सेम फंक्शन बहुत तेजी से परफॉर्म करना शुरू कर दो, बहुत तेजी से परफॉर्म करना शुरू कर दो, वही सेम फंक्शन दौड़ना शुरू कर दो चलने के बजाय, तो हम एनर्जी यूज ज्यादा कर रहे हैं और एनर्जी रिकवर धीरे हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज हो जाता है। क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और ऐसी सिचुएशन में आपकी सेल में जो लैक्टोज होता है, क्या होता है? लैक्टोज होता है आपकी मसल्स या सेल्स वगैरह में, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्रेकडाउन। और लैक्टोज के ब्रेकडाउन से आपको मसल पेन या फिर मसल्स में क्रैम्प आ जाती है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टोज ब्रेक होता है तो भी आपको फायदा 2 ही एटीपी का मिलेगा, ज्यादा एटीपी का फायदा नहीं मिलेगा। और हमारी बॉडी में 2 एटीपी से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को ग्लूकोज की भी नीड है और उतनी ही नीड किसकी है? ऑक्सीजन की। ग्लूकोज मिलता है हमको किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से। किससे मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने एमाइलेज की मदद से अपने उसको क्या कर दिया? अपने कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक किया था? ग्लूकोज में। किस में ब्रेक किया था? पढ़े हो ना भाई, अभी तो बताया था हाल ही में। हमने एमाइलेज एंजाइम की मदद से ही अपने कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक किया था? ग्लूकोज में ब्रेक किया। और फिर वो ग्लूकोज किस में चला गया? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू किस में जाएगा? सेल में। किस में जाएगा? और अभी हम एयर लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? एयर। अब वो एयर लेके भी हम किसको दे देंगे? सेल को दे देंगे। तो सेल और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाएगी सेल को, तो वही वो क्या बनाएगा? 36 ATP बना देगा। क्लियर हुआ इतनी बात ना? अब देखिए, लेकिन वो जो एयर हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं? इनहेल। तो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, सबसे पहले रेस्पिरेशन में प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग जो है वो 2 प्रोसेस से मिलके बनी है। नंबर 1 होता है इनहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन होता है। और नंबर 2 होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि आप कितनी एयर अंदर ले रहे हो, ठीक, या आप एयर अंदर लेना, ये इनहेलेशन है। और एयर को बाहर छोड़ देना वो एक्सहेलेशन है। इसको ब्रीथिंग कहते हैं। ये केवल लंग्स तक सीमित है। कहां तक सीमित है? लंग्स तक। अभी मैं पूरी बॉडी में जा ही नहीं रहा हूं, पूरी बॉडी में बाद में चलेंगे। पहले हम लंग्स की बात करते हैं कि कैसे हमारे लंग्स में एयर आती है और कैसे हमारे लंग्स से एयर जाती है। तो लंग्स के अंदर एयर आने की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले किससे होती है? नॉस्ट्रिल से होती है। चलो, तो मैंने बताया आपको कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो मैंने कहा कि इनहेलेशन सबसे पहले शुरुआत कहां होती है? नॉस्ट्रिल से होती है। कहां से होती है? नॉस्ट्रिल से होती है। नॉस्ट्रिल से होने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आता है फरिंग्स। क्या आता है? फरिंग्स। कल डायग्राम भी शायद आपको दिखाया था क्या? शायद ना, चलो ठीक, भूल गया मैं कि यहां दिखाया था। तो उसके बाद में मैंने बताया था कि नॉस्ट्रिल, फरिंग्स और फिर आता है एपिग्लॉटिस। क्या आता है? शायद हम लोग लरिंग्स तक भी पहुंच गए थे, है ना। फिर मैंने बताया था आपको कि फीमेल और मेल में अलग अलग वॉइसेस होती हैं, जिसको पिच, हाई पिच, लो पिच आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये सब बता दिया था, सब लोग आए हुए थे। उसके बाद में आपका लरिंग्स के बाद पहुंचती है आपकी जो एयर है वो कहां पहुंचती है? ट्रैकिया में। कहां पहुंचती है? ट्रैकिया में पहुंचती है। जो ट्रैकिया होती है वहां पे कुछ कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। कोलैप्स होने से बचाने का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमको कोई यहाँ पे टेटुआ तुम्हारा दबा दिया, ठीक है ना, या गलती से दब भी गया, तो ऐसा ना हो कि पूरी तरह से ये बंद हो जाए और दोबारा खुले ना। जैसे ही कोई तुम्हारा गला दबाया था तो बंद हो जाता है एयर बंद हो गया। बस में एयर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है जाना, लेकिन छोड़ता है तो फिर से एयर अंदर आ जाती है ना। अब अगर ऐसा कार्टिलेज ना हो, जैसे कान है, अब मतलब कान में अगर ये कार्टिलेज ना होता, तुम उसको ऐसे करते तो ये ऐसे ही रहता कि नहीं रहता? बोलो, कार्टिलेज के कारण ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जा रहा है ना। उसी तरह नाक में भी कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज है। पता चला सांस लिए अंदर की तरफ ऐसे हो गया नाक, तो बंद रह गया जो है, फिर ऐसे पता चला, फिर ऐसे करके खोलो, फिर बंद, फिर ऐसे करके खोलो। तो इसीलिए जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। नंबर 1, इसको कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग। तो ट्रैकिया के बाद आगे जाकर के आपके 2 रास्ते अलग हो जाते हैं।
इसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर इसी में ब्रोंकाई में ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में, छोर पे, एंड पे, टर्मिनल पे क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। क्या होता है? एल्वियोलाई। तो इसको इसी सीक्वेंस से ही आपको याद रखना है। बाद में इसी सीक्वेंस से ही आपको याद रखना है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फरिंग्स। फरिंग्स 3 तरह के होते हैं बट जानना नहीं है। फरिंग्स, फरिंग्स के बाद अगर जानना है, नाम मैं बता दे रहा हूं, जान लेना। नोसो, ओरो, लैरिंजो। नोसो ऊपर की तरफ, बीच में ओरो और लास्ट में लैरिंजो। लास्ट में लैरिंजो, सबके आगे फरिंग्स लगा देना। ठीक है? नोसो फरिंग्स, ओरो फरिंग्स और लैरिंजो फरिंग्स। फिर उसके बाद आपका आता है एयर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ओपन होती है, एयर ट्रैकिया के अंदर एंटर करता है, जहां पर उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है लरिंक्स से। कहां होती है? लरिंक्स। लरिंक्स के बाद पहुंचती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलाई। यही सीक्वेंस आपका एयर का होता है। ठीक है? बात समझ में आया ना? और ये एयर जो आती है, दरअसल इसको हम लेते नहीं हैं, ये अपने आप हमारे अंदर आती है। तो पहली ही चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी एयर आप नहीं ले रहे हो, आपकी ब्रेन सारा करामात कर रही है। कैसे? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपकी ब्रेन ही वो स्ट्रक्चर होती है जो, बेटा सोना में, सोना नहीं है, मुदुल्ले मुदुल्ले, हाँ अलार्म लगाया है क्या यार? तुम यार कथा सुना रहा हूं क्या मैं भाई? चलो ध्यान सुनो, सब पहले ध्यान सुनिए। अच्छा इधर ध्यान दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे प्रभु, इसको पहले सुन ले वरना वही जवाब दोगे। देखो इधर, अगर मान लो कि तुम ये सोचते हो कि तुमने सांस लिया तो तुम्हारा लंग्स एक्सपैंड हुआ, तो ऐसा नहीं है। सांस लेने से एक्सपैंड नहीं होता लंग्स, लंग्स के एक्सपैंड होने से सांस लिया जाता है। पहले सुनिए मेरी बात, हमने उल्टा पढ़ा आज तक। हम एयर ले रहे हैं तो लंग्स एक्सपैंड कर रहा है, नहीं, लंग्स एक्सपैंड कर रहा है तो हम एयर ले रहे हैं। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो सबसे आपकी पहले आपकी जो ब्रेन होती है वो इंफॉर्मेशन देती है आपके लंग्स के मसल्स को, लंग्स के मसल्स को इंफॉर्मेशन देती है, रिब मसल को इंफॉर्मेशन देती है कि आप अपने आप को क्या करो? एक्सपैंड करो। तो फिर लंग्स अपने आप को एक्सपैंड करेगी। जब लंग्स अपने आप को एक्सपैंड करेगी तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और हमने पढ़ा हुआ है अगर जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका प्रेशर कम होता है। तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लंग्स के अंदर गैस का प्रेशर कम और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, तो तुरंत ऑक्सीजन किधर की तरफ आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दरअसल हम एक खाली डब्बे को भर रहे हैं, पहले हमने डब्बे को बड़ा किया और फिर उसके अंदर अपने आप एयर आ गई। जब एयर आई तो सारी की सारी मसल उस समय कॉन्ट्रैक्ट थी। क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट थी, और अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल रही थी, जिससे लंग्स का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया। अपने आप एयर क्या हो गई? बाहर चली गई। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, ध्यान सुन लीजिए, अभी एक बार और सुन लीजिए। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ध्यान सुनो, एक सवाल यहाँ और उठता है कि बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होता है कि हम एयर से कौन सी गैस ले रहे हैं, और हमारे एयर के में गैस में ऑक्सीजन ही अंदर क्यों आता है, जबकि हमारे एयर में तो और भी गैसेस हैं, वो भी क्या अंदर आते हैं क्या? कितने लोग हाँ में हैं और कितने लोग ना में हैं? और आते हैं? नहीं आते हैं। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर की रेंज से, मतलब हमारी रेंज से दूर होता है, इसीलिए नाइट्रोजन को आप नहीं लेंगे। हमारी रेंज में 2 गैसेस होती हैं, नंबर 1 ऑक्सीजन और नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इन सभी में से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 समथिंग % है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम। अब तुम ही बताओ कि 2 गैस अगर रेस लड़ाएं कि भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसका अमाउंट ज्यादा है? ऑक्सीजन का। प्रेशर भी किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। तो ज्यादा तेजी से अंदर कौन जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ना कि कार्बन डाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि वो कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को जगह देता ही नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर
सबसे ज्यादा क्या एकदम 100% के आसपास ऑक्सीजन आता है। अगर बाई चांस हुआ तो कभी कभार हल्का फुल्का, वो भी ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जिस दिन आप कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगेंगे उस दिन आपका चेंज हो जाएगा भाई, आप प्लांट्स वाले में चले जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आप ऑक्सीजन ही कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कोई बोलेगा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। कोई बोलेगा पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं और हर गैस का अपना अपना क्या होता है? प्रेशर होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे एक गाड़ी है, मान लो एक कार है, एक कार को एक जो है बड़ा आदमी ठेल रहा है, मान लो मैं ठेल रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मान लो ये लड़का ठेल रहा है, फिर ये बच्ची ठेल रही है, फिर वो सबसे छोटी बच्ची ठेल रही है। तो एक बात बताओ भाई, अब उस कार को धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन धक्का लगाने में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन लगा रहा है उस कार के ऊपर? हम लगा रहे मान लो। तो वो मेरा पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर है? मेरा। उसी तरह इस एटमॉस्फेयर में जो गैस सबसे ज्यादा होगी, जैसे एक टायर है, एक टायर में अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाए तो उसमें कौन सी गैस ज्यादा प्रेशर डालेगी? टायर पे ऑक्सीजन डालेगी। कौन डालेगी? ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स में सबसे तेजी से आकर के भरती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर समझिए मेरी बात को। अब यहां पे ध्यान में समझिएगा, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, क्या करते हैं? इनहेलेशन करते हैं। डायग्राम पे आ जाते हैं, देखिए बेटा सभी लोग ध्यान से देखिए। तो यहां पे हम एयर को अंदर ले रहे हैं और अंदर आते वक्त एयर, देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन है इसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? नॉर्मली डायफ्राम डॉम शेप का होता है, मतलब ऐसा होता है, धनुष तरह, ठीक है ना, डॉम शेप बोल दो आप उसको। लेकिन जब इनहेलेशन हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। लेकिन ये प्रेशर किधर की तरफ डालता है? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ डालता है? ऊपर की तरफ डालता है। ठीक, इसको समझने के लिए बोर्ड में थोड़ा सा चलते, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। इधर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि सबसे पहले जब आप किसी भी लंग्स को बनाओगे तो यहां पे आप ये बात ध्यान में रखोगे भाई कि आपका जो लंग्स होता है वो रिब केस से पूरी तरह से क्या होता है? कवर अप होता है, ठीक। और इसके बीच में एक बोन होती है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, जो यहाँ इस पोर्शन में होती है। 3 बोन से बना होता है स्टर्नम। और तुम ये समझो कि तुम्हारी जो बॉडी होती है वो बॉडी ऐसी डिजाइन होती है, ये बॉडी के पीछे का पोर्शन है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये पोर्शन, ठीक, कि ये बीच में क्या बनाते हैं? कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और इसी जगह पे मौजूद है लंग्स एंड हार्ट। और ये होती रिब केज। क्या होती? रिब केज होती है। ऐसा ही तो है ना हमारी बॉडी। देखो यहां से थोड़ा सा दबा हुआ है और इस तरफ पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये पोर्शन जो होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद होती है? लंग्स मौजूद होती है। क्या हुआ भाई, तुम लोग का बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, क्या हुआ बोलो? नहीं बताइए बताइए भाई, बताइए बताइए बेटा, बिना बताए नहीं छोड़ूंगा, बताइए बताइए। बताओ बेटा, क्या खुशी मिल गई आपको? बताइए, हमें बताओ, हम भी थोड़ा हाल ले यार। बहुत तुम दाओ यार, तुम पैसा दो तुम यार। विद्या मैम, क्या विद्या मैम नंबर है? तुझे दूंगा विद्या मैम का नंबर। क्या आ गई? क्या वापस आ गई? क्या अभी नहीं आई? नहीं ना, कुछ पता करो कहाँ गई भाई साहब, पता करो। किसी को तो पता होगा ही। चलो हाँ, क्या हुआ बेटा? प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही क्या? क्या चल रहा है बात, डिस्कशन क्या चल रहा है? देखो बेटा बात हमारे, देखो ध्यान सुन लो पहले इसको। तो जब इनहेलेशन होता है, क्या होता है? इनहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन के टाइम पे हमारी जो रिब केज होती है, क्या होती है? रिब केज होती है। रिब केज, जब हम सांस ले रहे हैं, सपोज दैट हमको सांस लेना है, तो अब हमारी लंग्स एक्सपैंड करेगी। तो लंग्स जब
एक्सपेंड करती है तो रिब केज थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है। किधर की तरफ शिफ्ट होता है? ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। देखो, है ना, बात समझ में आ रहा है ना? तो रिब केज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और डायफ्राम किधर की तरफ शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, अब और जो रिब की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी मैंने सांस लिया है तो मेरे लंग्स के ऊपर डायफ्राम ने भी प्रेशर लगाया हुआ है, डायफ्राम ने अपोजिट प्रेशर लगाया हुआ है और रिब केज ने नीचे की तरफ प्रेशर लगाया हुआ है रिलैक्स होने के लिए। क्या होने के लिए? रिलैक्स। तो जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा तो एयर क्या होगी? बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। इसी को हम लोग जो है डायग्राम के मीडियम समझ रहे हैं। यहाँ डायफ्राम तो बताया है बट रिब केज नहीं बताया हुआ है। देखे बेटा, इधर देखे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो मनई दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, दो मनई दिखाई दे रहे ना, दो मनई है ये, दो मनई ने एक ही मनई है, एक ही मनई है, ठीक है ना? तो चलो चलो, हो गया हो गया। अरे हो गया भाई, कभी कभार, अरे यार दत्त, कभी कभार तो बोल। तुम लोग यार पागल वागल हो क्या? समझना नहीं तुम लोग को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। इधर की तरफ एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, इधर की तरफ एक प्रोसेस जिसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। आपको केवल प्रोसेस याद करने के लिए डायग्राम दिखाया गया है। जब हम एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। तो देखिए ये है रिब केज। क्या है? रिब केज। ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है? ऊपर। लिखा हुआ है रिब केज एक्सपैंड एज। रिब केज क्या कर रही है? एक्सपैंड करेगी। क्या करेगी? एक्सपैंड। रिब केज होता है हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन केवल रिब केज नहीं होता। रिब केज के पास में रिब केज से जुड़ा हुआ मसल होती है। क्या होती है? यहाँ पे मसल्स होती है जिसे हम रिब मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब मसल, या इसी को हम लोग इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। ये तुमको इस किताब में नहीं मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा, तो अभी नहीं पढ़ना है। बस ये जानो यहाँ पे होती है रिब मसल। क्या होती है? रिब मसल। जब ये एक्सपेंड करेगा तो मसल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होगा ना भाई। अगर रिब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उसका मसल भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रिब का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिब केज भी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ। और दूसरी तरफ डायफ्राम देखो नीचे की तरफ प्रेशर डाला। डायफ्राम में देखो किधर की तरफ प्रेशर पड़ा है? नीचे की तरफ। तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अब इसने ये नीचे की तरफ प्रेशर डाल दिया है ना, लेकिन रिलैक्स होने के लिए अब डायफ्राम इसमें किधर की तरफ प्रेशर डालेगा? ऊपर की तरफ। और रिब केज अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। मसल्स भी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिलैक्स। तो जैसे ही प्रेशर डायफ्राम डालेगी अपोजिट डायरेक्शन में और ये आपकी रिब केज डालेगी, एयर क्या हो जाएगी? एक्सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सेल। इसी को बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और जब ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो होती है उस प्रोसीजर के अंदर, उस प्रोसीजर, जैसे एग्जांपल तौर पे जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम तकरीबन 1 मिनट के अंदर 15 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं। कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं? 15 to 17 टाइम हम लोग करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप लेकर के भी चेक कर सकते हो भाई कि आप कितने टाइम ब्रीथिंग कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से एयर को लेना और एयर को छोड़ना। इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हो, स्थिर हो, तो फिर आप 15 से 16 बार करोगे। अगर आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो पता नहीं कितनी बार कर लोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत तेजी होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आप किस कंडीशन में। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 15 से 17 बार के बीच में आपका आता है। कुत्ते के अंदर अलग होता है, इंसानों के अंदर अलग होता है। अब आप जिसमें भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन जो है 15 से 17 बार इंसानों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये बात है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया ब्रीथिंग। अब बेटा एक चीज और ध्यान रख लेंगे, बस उसके बाद तुरंत मैं छोड़ दूंगा आपको। देखिए, छोड़ दूं, बस हो गया, बस चले भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ दूं भाई। जाओ जाओ, निकल लो, जाओ निकल।